जय हिंद दोस्त, आज आपको गुप्त वंश के बारे में पढ़ाएंगे। तो गुप्त वंश से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। गुप्त वंश वाले थे कौन? गुप्त वंश वाले कौन थे? तो कहा जाता है कि यह जो गुप्त वंश वाले हैं ये लोग कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश वाले थे कौन? तो कुषाणों के क्या है? सामंत। मतलब कहने का अर्थ है कि गुप्त वंश वाले कुषाणों के यहाँ नौकरी करते थे। क्या करते थे? नौकरी करते थे। और मैं गुप्तों के बारे में यह बता दूं कि गुप्त वंश वाले जो हैं वह किस धर्म को मानते हैं? तो यह वैष्णव धर्म को मानते हैं। किस नौ? तो वैष्णव धर्म को मानते हैं गुप्त वंश वाले। और इनका राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या था? गरुड़ था। क्यों गरुड़ था? क्योंकि वैष्णव धर्म में विष्णु भगवान का पूजा किया जाता है और विष्णु भगवान का वाहक क्या था? तो विष्णु भगवान का वाहक गरुड़ था। इसलिए अगर आपसे पूछे कि गुप्त वंश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है तो गरुड़ है। अब हम आपको यह बताते हैं कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। कौन है? श्रीगुप्त। देखेंगे कौन संस्थापक है? श्रीगुप्त। इन्होंने अपना राजधानी किसको बनाया? तो पाटलिपुत्र को। किसको बनाया? पाटलिपुत्र को। लेकिन जो दूसरा राजधानी है, द्वितीय राजधानी किसको बनाता है? उज्जैनी को। किसको बनाता है? उज्जैनी को। और हम आपको यह बता दें कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश के समय संस्कृति, कला और साहित्य का बहुत ज्यादा विकास होता है, इसलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। एक कारण और भी है स्वर्ण युग कहे जाने के कारण, क्योंकि गुप्त वंश वालों ने सबसे ज्यादा सोने का सिक्का चलाया है। तो सबसे ज्यादा जो सोने का सिक्का चलाया है वह किसने चलाया है? तो गुप्त वंश वालों ने। तो सोने का सिक्का से आपका 3 प्रकार का प्रश्न पूछता है। पहला जो प्रश्न है कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया था? तो सबसे पहले सोने का जो सिक्का है वह हिंद यूनानी चलाए थे। कौन चलाए थे? हिंद यूनानी। और अगर आपसे यह पूछे कि शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया है? तो शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने चलाया है। कौन चलाया है? कुषाण वंश वालों ने चलाया है। और सर्वाधिक सोने का सिक्का किसने चलाया है? तो गुप्त वंश वालों ने। किसने चलाया है? गुप्त वंश वालों ने चलाया है। इसके बाद श्रीगुप्त के बाद अगला जो राजा बनता है वो बनता है घटोत्कच। कौन बनेगा? घटोत्कच। तो अगला जो राजा बनता है कौन बनेगा? घटोत्कच। इसने श्री महाराज का उपाधि धारण करता है। इसके बाद जो तीसरा राजा बनता है वो बनता है चंद्रगुप्त प्रथम। कौन बनेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम। तो देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वास्तविक संस्थापक। तो वास्तविक संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने 319 ईस्वी में राज अभिषेक करवाता है और इस उपलक्ष्य में इसने गुप्त सावंत शुरू करते हैं। एक कैलेंडर है गुप्त सावंत, उसको किसने शुरू किया है? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किए हैं। और देखेंगे और इन्होंने कुमार देवी से विवाह किया। देखेंगे चंद्रगुप्त का विवाह किनसे होता है? कुमार देवी से। किनसे होता है? कुमार देवी से। ये कुमार देवी जो है लिच्छवी वंश के राजकुमारी हैं। तो लिच्छवी वंश के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करते हैं। कहा जाता कि अथाह प्रेम के कारण चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी के नाम से एक सिक्का जारी करते हैं सोने का ना। तो राजा रानी के प्रकार का सिक्का किसने शुरू किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था। इनका जो उपाधि है महाधीराज का उपाधि धारण करते हैं। तो क्या चीज का उपाधि धारण करेंगे? महाधीराज का उपाधि धारण करते हैं। इनका जो शासनकाल है 319 ईस्वी से लेकर के 350 ईस्वी तक था। अब देखेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो अगला राजा बनेंगे वो कौन बनेंगे? तो समुद्रगुप्त। कौन बनेंगे? समुद्रगुप्त। मतलब कि गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त। तो चलिए हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग इनका उपाधि देखते हैं कि समुद्रगुप्त का उपाधि क्या क्या है। तो इनको कविराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कविराज कहा जाता है। इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन कौन कहा है? तो स्मिथ ने।
स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा है? भारत का नेपोलियन। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा है 3 समुद्र का पानी पीता है। क्या समुद्र का? तो 3 समुद्र का जो पानी है किसका घोड़ा पीता है? समुद्र का अर्थ है कि जैसे हम आपको बताते हैं, देखेंगे, मान लीजिए कि यह भारत है, भारत की इधर अरब सागर है, इन्हें बंगाल की खाड़ी है, इन्हें क्या है? हिंद महासागर है। तो कहने का अर्थ है कि समुद्रगुप्त का जो राज्य विस्तार है यहाँ दक्षिण भारत तक थी। कहां तक थी? दक्षिण भारत तक। इसलिए कहा जाता है कि इनका जो घोड़ा है 3 समुद्र का पानी पीता है, क्योंकि इसका निचला हिस्सा 3 ओर से समुद्र से घिरा है, इस कारण। देखेंगे और इनका क्या नाम है? तो और लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिच्छवी दोहित्र के भी नाम से समुद्रगुप्त जाने जाते हैं। परम भागवत का भी उपाधि धारण करते हैं। लिच्छवी दोहित्र इसलिए कहा जाता है, समुद्रगुप्त का जो ननिहाल है वो क्या है? लिच्छवी है, इसलिए इनको लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इनकी जो माता है कुमार देवी, उनका कहां से थी? तो लिच्छवी से थी, इसलिए इनको लिच्छवी दोहित्र कहा गया। और देखेंगे कि जो समुद्रगुप्त का जानकारी हमें कहां से मिलता है? तो समुद्रगुप्त का जानकारी हमें प्रयागपरस्ती अभिलेख से मिलता है। किससे मिलता है? प्रयागपरस्ती अभिलेख। प्रयागपरस्ती अभिलेख कौन लिखे हैं जी? तो हरिसेन। कौन लिखे? हरिसेन। हरिसेन। देखेंगे ये जो हरिसेन है, इन्होंने क्या लिखा है? प्रयागपरस्ती अभिलेख लिखा है। कहा जाता है कि प्रयागपरस्ती अभिलेख में कुल 33 पंक्ति थी। कितनी पंक्तियां हैं? 33 पंक्ति है। प्रयागपरस्ती किस लिपि में लिखी गई है? तो ब्राह्मणी लिपि में। किस लिपि में? ब्राह्मणी लिपि में। अगर आपसे शैली पूछे कि किस शैली में थी, तो चंपू शैली में थी। किस शैली में है? चंपू शैली में। और हम आपको बता दें कि जो प्रयागपरस्ती अभिलेख है, इसमें वर्णन किया गया है 13वें और 14वें पंक्ति में कि आर्यावर्त के 9 शासक तथा दक्षिणावर्त के 12 शासक को पराजित किए हैं। कौन? समुद्रगुप्त। ऐसे तो समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। कितना युद्ध का? 100 युद्ध का विजेता माना जाता है। किनको? समुद्रगुप्त को। और हम आपको यह बता दें कि इनकी जानकारी और कहां से मिलता है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। ये जो एरन अभिलेख है वह किसका है? तो भानुगुप्त का। भानुगुप्त का। तो एरन अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का। किसका है? भानुगुप्त का। इस एरन अभिलेख में यह बताया गया है कि अगर समुद्रगुप्त खुश होते हैं, अगर समुद्रगुप्त क्या होते हैं? खुश होते हैं, तो कुबेर जैसा। परंतु जब वह क्रोधित होते हैं तो यमराज जैसा। किसके जैसा? यमराज जैसा बताया गया है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में यह बताया गया है कि अगर समुद्रगुप्त खुश है तो कुबेर जैसा है। कैसा है? कुबेर जैसा, कुछ भी दान कर सकते हैं। परंतु अगर वह क्रोधित है तो यह किसके समान है? यमराज के समान है। किनके समान है? यमराज के समान। और देखेंगे एक क्वेश्चन और आपसे बार बार पूछता है। कहा जाता है कि सती प्रथा चलती आ रही थी, सती प्रथा ना, तो प्रथम बार सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है जी? तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सती प्रथा का उल्लेख पहला बार किस अभिलेख में मिलता है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में। और हम आपको यह बता दें कि यह जो समुद्रगुप्त है यह संगीत से प्रेम करता है। और हम आपको यह बता दें कि समुद्रगुप्त क्या है? संगीतज्ञ है, मतलब वह संगीत प्रेमी है। अब इसका जानकारी हमें किससे मिलता है? तो उसी के सिक्के से। कहा जाता है कि सिक्का पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए सिक्के पर दर्शाया गया है। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है वह संगीतज्ञ है। क्या है? संगीतज्ञ है, संगीत से प्रेम करते हैं। समुद्रगुप्त के बाद अगला जो राजा बनता है वो बनता है रामगुप्त। कौन बनते हैं? रामगुप्त। तो कहा जाता है कि समुद्रगुप्त के 2 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 2 पुत्र। एक का नाम है रामगुप्त और एक का नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो रामगुप्त बड़ा बेटा था, इसलिए जो राजा बनता है वह कौन बनता है? रामगुप्त। कौन बनता है? रामगुप्त।
ऐसा कहा जाता है कि एक अभिलेख है बिलसाड अभिलेख। जो बिलसाड अभिलेख है, बिलसाड अभिलेख, यह कुमारगुप्त का यह बिलसाड अभिलेख है। इस बिलसाड अभिलेख में पूरा गुप्त वंश की वंशावली दी गई है। यह बिलसाड अभिलेख में पूरा गुप्त वंश की क्या दी गई है? तो वंशावली दी गई है, लेकिन इसमें रामगुप्त का चर्चा नहीं किया गया है। तो बिलसाड अभिलेख में किसका चर्चा नहीं किया गया है? तो रामगुप्त का चर्चा नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, उसका हम कारण अभी बताते हैं। इससे पहले और हम आपको बता दें कि रामगुप्त का जो चर्चा किस किस ग्रंथ में किया गया है, तो चलिए हम बताते हैं आपको। देखेंगे, कहा जाता है जी कि पहला विशाख दत्त के पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम में किया गया है। दूसरा जो है बाणभट्ट के पुस्तक हर्षचरित्रम में किया गया है। और तीसरा जो है राजशेखर के पुस्तक काव्य मीमांसा में किया गया है। तो देखिए हम क्या आपको बताते हैं कि जो रामगुप्त का चर्चा किसमें नहीं किया गया है? तो बिलसाड अभिलेख में नहीं किया गया है, लेकिन विशाख दत्त के पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम तथा बाणभट्ट के पुस्तक हर्षचरित्रम में और राजशेखर के पुस्तक काव्य मीमांसा में रामगुप्त का चर्चा किया गया था। कहा जाता है, ध्यान से सुनेंगे, कि ये जो रामगुप्त है, रामगुप्त यह एक डरपोक शासक है। कैसा शासक था? डरपोक शासक था। इसके समय शकों का आक्रमण होता है। शकों का आक्रमण हुआ। जब शकों का आक्रमण हुआ तो रामगुप्त जो है वो पराजित हो जाता है। क्या हो गए? पराजित हो गए। और इस उपलक्ष्य में जब दोनों के बीच संधि होता है तो शकों ने इसकी पत्नी ध्रुवस्वामिनी का मांग करते हैं। इनका पत्नी का नाम है ध्रुवस्वामिनी। तो इनकी पत्नी का नाम क्या है? ध्रुवस्वामिनी। तो जब रामगुप्त और शकों के बीच जब संधि होता है तो शक जो है इनकी पत्नी को डिमांड करते हैं, और रामगुप्त ऐसा डरपोक शासक था कि इसने अपने पत्नी को शकों को दे दिए। जब यह बात पता चला किसको? रामगुप्त के भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को, तो वो क्या करते हैं जी कि सबसे पहले ध्रुवस्वामिनी के जगह उसके पालकी में खुद बैठ के चले जाते हैं शक राजा के पास। जब शक राजा के पास जाते हैं तो शकों को मार देते हैं, और जब वहां से लौटते हैं तो अपने भाई को भी मार देते हैं, और ध्रुवस्वामिनी से वह क्या कर लेंगे? विवाह कर लेते हैं। तो ध्रुवस्वामिनी से विवाह कौन कर लिए? वो कर लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। अब जो हम लोगों को पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है। अब हमको आगे जो है किसके बारे में पढ़ने के मिलेगा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो चलिए हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताते हैं। देखेंगे, ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये चंद्रगुप्त जो द्वितीय है, इसका शासनकाल 375 ईस्वी से लेकर के 415 ईस्वी तक रहा। इसको सकारी कहा जाता है। क्यों सकारी किया जाता है? क्योंकि इन्होंने शकों को पराजित किए। शकों को पराजित करने के कारण इन्हें क्या कहा गया? सकारी कहा गया। और क्या कहा जाता है? चंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? चंद्र। इसकी जानकारी हमें किससे मिलता है जी? तो मेहरौली अभिलेख से। तो मेहरौली अभिलेख है कहाँ? तो दिल्ली। कहाँ है जी? दिल्ली। तो दिल्ली के मेहरौली अभिलेख से उनका नाम चंद्र मिलता है। क्या मिलता है? चंद्र मिलता है। और क्या उपाधि धारण करते हैं? विक्रमादित्य का। और परम भागवत का उपाधि धारण करेंगे, देवराज का उपाधि धारण करते हैं। तो इनका इतना सारा उपाधि था। और हम आपको बता दें कि इन्होंने अपने राज्य को विस्तार करने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए। क्या करेंगे? वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किनसे विवाह किया? तो नागवंश के राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह करते हैं। और जो चंद्रगुप्त की जो बेटी है, बेटी का नाम क्या है? प्रभावती। क्या नाम है?
प्रभावती। और प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से कर देते हैं। तो अपना विवाह खुद नागवंश के राजकुमारी किससे किए हैं? कुबेर नागा से किया है। और अपना बेटी का विवाह, प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से किए हैं। कहा जाता है कि इन्होंने चांदी का सिक्का चलाया। तो चांदी का सिक्का चलाने वाले कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न भी रहते हैं। क्या रहेंगे? नवरत्न। तो चलिए देखेंगे कि कौन कौन से जो नवरत्न है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते हैं। चलिए उनका नाम बताते हैं। पहला देखेंगे, पहला जो देखेंगे कालिदास हैं, धन्वंतरी है, बेताल भट्ट हैं, छपनक हैं, ना वराह मिहिर हैं, और देखेंगे घटकर्पक हैं, शंकु हैं, अमर सिंह है, वरु रुचित है। कौन है? और यह नवरत्न किसके दरबार में रहते हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते हैं। कहा जाता है कि इनके समय में एक चीनी यात्री फहियान भारत आया था। तो चीनी यात्री जो फहियान है वह किसके समय भारत आया है जी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आते हैं। चलिए, और हम आपको इसके बाद जो अगला राजा बनेगा, इसके बाद जो अगला राजा बनेगा वो कौन बनता है? कुमारगुप्त। कौन बनेंगे? कुमारगुप्त। तो चलिए कुमारगुप्त के बारे में पढ़ाते हैं। तो इनका जो शासन है 415 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक था। इन्होंने उपाधि, क्या चीज का उपाधि धारण किया? तो इन्होंने, कहा जाता है कि महेंद्रादित्य का उपाधि धारण किया। किसका? तो महेंद्रादित्य की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? तो कुमारगुप्त। ऐसा कहा जाता है कि कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तो बिहार के जो नालंदा विश्वविद्यालय है, बिहार के जो नालंदा विश्वविद्यालय है, उसको स्थापना करने वाले कौन थे? कुमारगुप्त थे। कौन थे? कुमारगुप्त। इसके बाद जो अगला राजा बनेंगे वो बनेंगे स्कंदगुप्त। कौन बनेंगे? स्कंदगुप्त। तो देखेंगे स्कंदगुप्त के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने भी विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया है। और क्या चीज का उपाधि धारण करेंगे? तो देश रक्षक का। किसका? देश रक्षक का। कहा जाता है कि स्कंदगुप्त के समय हुनों का आक्रमण हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हुनों के आक्रमण किसके समय में हुआ है? तो स्कंदगुप्त के समय में। किसके समय में? स्कंदगुप्त के समय। और हम आपको बता दें कि जो सुदर्शन झील का सबसे पहला बार निर्माण कौन किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। कौन करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर पुनः निर्माण कौन किया? तो रुद्रदामन। कौन किया? रुद्रदामन। और तीसरा फिर से पुनः निर्माण कौन करवा दिया? तो स्कंदगुप्त। इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो जूनागढ़ के अभिलेख से। और जूनागढ़ अभिलेख है किसका? तो रुद्रदामन का था। किसका था? रुद्रदामन का। चलिए हम आपको यह बता दें कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है जी? तो विष्णुगुप्त। कौन है? विष्णुगुप्त। जो विष्णुगुप्त है गुप्त वंश के अंतिम शासक था। अब हम लोग देखेंगे कि गुप्त वंश के जो शासक है उसको किसी ने क्षुद्र बताया, किसी ने ब्राह्मण बताया, किसी ने वैश्य बताया, किसी ने क्षत्रिय। कौन कौन इतिहासकार ने इसको किस जाति का बताया है? चलिए हम आपको बताते हैं। देखेंगे, कहा जाता कि क्षत्रिय कौन कहा गुप्त वंश वालों को? तो कहा जाता कि गौरी शंकर ओझा और आरसी मजूमदार, और आरसी मजूमदार ने क्षत्रिय कहा। ब्राह्मण किसने कहा है? तो हेमचंद्र राय चौधरी ने। वैश्य किसने कहा है? तो रोमिला थापर और राम शरण शर्मा ने। किसने कहा है? राम शरण शर्मा ने। और क्षुद्र किसने बताया? तो काशी प्रसाद जायसवाल ने गुप्त वंश के शासक को क्षुद्र बताया। तो देख रहे हैं, किसी ने क्षत्रिय बताया, किसी ने ब्राह्मण बताया, किसी ने शैव बताया, और किसी ने क्या बताया? क्षुद्र बताया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा है वो हमें कमेंट करके बताएं। जय हिंद।